हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जितना पीछे का लेक्चर हो गया है उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे वाले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुँचे थे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसके पीछे में जितना भी आप लोग क्लास पढ़ाया गया है घर पर रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक हम लोग पहुंच गए थे। आपको थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं कहाँ तक पहुंचे थे। देखिए तो ध्यान से, एक हम छोटा सा रिएक्शन लिए थे। रिएक्शन तो आप लोग को याद हो गया होगा, A+B रिएक्टेंट था और C+D प्रोडक्ट था। तो आपको बोला गया था कि जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम समझते होंगे ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जब इस पोजीशन पर रिएक्शन आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के ही लिखते थे। बोले थे आपसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना वह हमेशा होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में लिखिएगा। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, सी और डी का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखा जाता है। ये बोले थे। ये अभी आपको बोले थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखिएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखिएगा। ये अभी आपको बात बोले थे कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर मान लीजिए कि C का कोएफिशिएंट अगर 2 दिया हुआ है तो आप उसको पावर में लिखिएगा। ये सब यहाँ तक हो गया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप का होता है, जल्दी से थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा दिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए आप लोग अच्छा से अपने नोट्स कॉपी पर लिखेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो 3 टाइप का होता है। पहला नंबर आपको टाइप हम पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम Kc लिखेंगे। इसके बाद है इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, देख लीजिएगा ध्यान से, जिसको हम Kp लिखेंगे। और लास्ट है इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट, जिसको हम Kx लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए हम लोग के सिलेबस में ये दोनों है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट Kc और प्रेशर कांस्टेंट Kp। तो हम लोग यही दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है Kc और Kp के बारे में। तो देखो पहले हम बताते हैं कि Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, फिर बताएंगे Kp का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, फिर Kc हम किसी क्वेश्चन का निकालेंगे कैसे, किसी एग्ज़ाम में Kc हमसे कैसे पूछा जाएगा, और फिर उस पर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये है। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हो गया।
तो अगला हेडिंग है, अब एक्सप्रेशन लिखना है। हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट Kc। इसी का एक्सप्रेशन लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको हम दो केस बताएंगे। पहला बताएंगे कि होमोजीनियस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे Kc, और सेकंड बताएंगे हेट्रोजीनियस के लिए। ये सब हो गया है पिछले क्लास में। तो केस नंबर 1 में आइए। केस नंबर 1 है फॉर होमोजीनियस रिएक्शन। तो अब सवाल उठेगा होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, यही ना, नया नया चीज़ नहीं है, दिमाग मत चकराइए। तो होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फिजिकल स्टेट में होगा। एक ही फिजिकल स्टेट मतलब कि सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है सभी गैस में होगा, सभी सॉलिड में होगा, या सभी लिक्विड में होगा। तो अगर एक ही फिजिकल स्टेट में है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे होमोजीनियस रिएक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा, अपना दोष देना है, क्योंकि हम सब पढ़ा दिए हैं। 2NH3 ये बनेगा। आपको पहले ही बोले थे कि इस चैप्टर में जो भी आपको रिएक्शन मिलेगा वो सब रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिया रहेगा। बैलेंस दिया रहेगा, हम भी बैलेंस ही करके देंगे आपको। ये हो गया। अब आते हैं Kc इक्वल टू, तो आपको बोले हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc और Kp। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है आपको पहले बताए हैं स्टार्टिंग में अभी, कि हमेशा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे रहेगा, इस तरह से। तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो देखिए प्रोडक्ट मेरा अमोनिया NH3 है, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, जो कोफिशिएंट होता है उसको पावर में लिखा जाता है। हो गया प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट देखिए N2 का कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 को लिखा नहीं जाता है। इसके बाद है H2 का कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसको पावर में लिखेंगे। इस तरह से हम Kc लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा कि होमोजीनियस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जी, बस हमेशा याद रखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का नीचे, कोफिशिएंट को पावर में राइज कर दीजिएगा, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं केस नंबर 2 में। जल्दी प्रिंट करो। हो गया। चलिए अब आते हैं हम कि अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन है तब हम कैसे Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें केस नंबर हम बात कर रहे हैं 2 के लिए। फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और
CO2 गैस में। देखिए तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, ठीक है। इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनियस है तो आपको पता है कि Kc इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का। तो आप लिखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो CaO का कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ पर समझ लीजिएगा। CO2 का कंसंट्रेशन, बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, इसका भी 1 है, 1 बाई होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 छोड़ दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक बात पर मेरे ध्यान दीजिएगा, आपको अब लिखवाएंगे यहाँ पर थोड़ा नोट में कि अगर कोई सबस्टांस सॉलिड में है या प्योर लिक्विड में है तो उसका कंसंट्रेशन 1 कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई सबस्टांस प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट, अगर ऐसा है तो उसका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। देखिए तो क्या ये सॉलिड में है, क्या ये सॉलिड में है तो इसका कंसंट्रेशन 1, इसका भी 1, तो देखो इसका 1 और इसका 1, तो बताइए Kc इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, केवल CO2 का कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसका 1 होता है तो इसको हटा दिए, क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बहुत इजी है, आप लोग पढ़ने में भी तेज हैं, आराम से ऐसे नोट करके लिखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इक्वल टू प्योर लिक्विड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलिए अब आते हैं Kc का एक्सप्रेशन देख लिए। अब हम चलते हैं Kp का एक्सप्रेशन। तो Kp में कुछ दिक्कत नहीं है, Kp होता है प्रेशर के लिए और Kc होता है कंसंट्रेशन के लिए। अब मान लीजिए कि यही रिएक्शन है और आपसे कह दिया जाए कि इस रिएक्शन का Kp निकालिए, तो आप समझ लीजिएगा कि Kp कहने का मतलब कि सभी कंपोनेंट का प्रेशर दिया है। अगर आपसे कहेगा इस रिएक्शन का Kc निकालिए, इसका मतलब सभी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन दिया है। बात इतना ही है Kc और Kp में, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। उम्मीद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। थोड़ा ही आ रहा है जी, पूरा नहीं आ रहा है। आप लोग पढ़ने वाले नहीं हैं क्या? अच्छा हाँ, पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं। एक्सप्रेशन और इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट। जिसको हम लिखेंगे Kp। देखो इसमें भी 2 केस आएगा, दोनों को आपको हम इसी में बता दे रहे हैं। केस नंबर 1, फॉर होमोजेनियस रिएक्शन। चलो रिएक्शन हम वही लेते हैं जो पहले लिए थे, N2 + 3H2। प्रोडक्ट तो आपको पता हो गया होगा 2Na, तो Kc वाला लिखे थे वही है। होमोजेनियस रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी एक ही फिजिकल स्टेट में है। अगर आपसे कहा जाएगा Kc लिखिए, केस बता रहे हैं हमको Kp पढ़ना है, तो ज़्यादा ऐसे मत कीजिए, पहले समझिएगा।
पहले आपको केसी बता रहे हैं, अभी जस्ट बताए थे, बोले थे कि आपको लिखना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो हम यहाँ लिख दिए कोफिशिएंट को पावर में। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम नीचे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी हम लिख दीजिए कोफिशिएंट को पावर में। हो गया। अब देखो केपी जब आपसे कहा जाएगा ना तो सेम टू सेम यही होगा, बस कंसंट्रेशन के जगह पर क्या कीजिएगा, प्रेशर कीजिएगा। तो चलिए हम अमोनिया का अब प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि हमको केपी प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ NH3 का होल 2। देखिए कितना इजी है। इसके बाद लिखिएगा प्रेशर ऑफ N2 और फिर लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2 का पावर 3। देखिए हो गया। अब आते हैं केस नंबर सेकेंड में। अगर आप लोग को एक भी समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनियस में क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट किए थे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है और CO2 गैस में टूटा था। अगर आपसे कहा जाएगा केसी लिखिए, तो आपको बोले थे कि केसी, अभी जस्ट बोले थे कि केसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओनली क्या, सॉरी, केसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो ज़्यादा दिमाग नहीं, केपी इक्वल टू भी हम यही लिखेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन के जगह पर आपको क्या करना है, प्रेशर ऑफ CO2। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि किसी एग्ज़ाम में केसी कैसे पूछा जाएगा, और तब आपको बताएंगे केपी कैसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा महाशय लोग, फिर आप कहेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। समझे? यही ना बोलिएगा कि कैसे आप पढ़ाते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ समझ ही में नहीं आता है। अब हम ही को दोष दीजिएगा, कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं कटोरी कटोरी करके। चलिए अगला हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ केसी। किसी भी एग्ज़ाम में केसी कैसे पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, आता होगा। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है। अब देखो केसी किसी एग्ज़ाम में दो तरीके से पूछता है, तीसरा तरीका नहीं है। तीसरा तरीका पूछेगा तो समझ लो क्वेश्चन गलत है। दो ही तरीका है किसी एग्ज़ाम में केसी को पूछने का। तो चलते हैं पहले कि फर्स्ट वाले केस में केसी हमसे कैसे पूछा जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आता होगा कि केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि केसी के लिए सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चाहिए। तो आइए चलते हैं हम केस नंबर 1 में। देखो केस नंबर 1 बहुत ही इजी है, इसलिए किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना बेचैनी मत रहिएगा। केस नंबर 1 में देखिए पूछने के लिए पहला नंबर, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर गिवन। कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिया रहेगा।
आपको पहले ही बोले हैं कि चैप्टर ऐसा है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पता होना चाहिए कि चैप्टर को कौन सा चल रहा है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें जो भी रिएक्शन देगा आपको बैलेंस करके देगा। इसके बाद देखिएगा नंबर सेकेंड है अमाउंट ऑफ all the components are given at equilibrium। देखो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर सभी कंपोनेंट का अमाउंट देगा। तो हमको केसी निकालने के लिए सभी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन चाहिए, कब? इक्विलिब्रियम पर। और ये कह रहा है ना कि हम देंगे। लेकिन देखिएगा आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत देना होगा ना तो दे सकता है एग्जाम वाला। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दिया है सभी कंपोनेंट का तब तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे? क्योंकि केसी निकालने के लिए सभी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन चाहिए और वो कह रहा है कि हम देंगे, तो आप दीजिएगा तो हम रख देंगे। केसी इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। ये कह रहा है कि हम देंगे तो रख देंगे, निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत अगर देना होगा ना तो सभी कंपोनेंट का आपको मोल दिया रहेगा, मोल, सही है। और आपको दिक्कत देना होगा तो कहेगा ना इसको और थोड़ा सा दिक्कत दो तो ग्राम देगा। और दिक्कत अगर देना होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट देगा। अब देखो मोल को अगर कंसंट्रेशन में चेंज करना है तो इसमें अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आपको बता रहे हैं कंसंट्रेशन मोलारिटी को कहा जाता है। तो मोलारिटी हम पढ़ा दिए हैं। मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मोल दिया है तो वॉल्यूम से डिवाइड करके उसको हम मोलारिटी बदल देंगे। मोलारिटी का मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ही चाहिए ना आपको। ग्राम दिया है तो देखो ग्राम दिया है तो थोड़ा सा और दिक्कत, क्योंकि ग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा पहले किस में? मोल में। और मोल को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब चेंज होगा कंसंट्रेशन। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि ग्राम को हम मोल में कैसे चेंज करेंगे तब ये हो सकता है। उसके लिए आपको एक मोल कंसेप्ट में फार्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम बाई होता है फार्मूला वेट। फार्मूला वेट का मतलब मोलेक्युलर वेट, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको किसी को मोल ग्राम को मोल में बदलना है तो फार्मूला वेट से डिवाइड करेंगे तो मेरा मोल निकल जाएगा, और फिर मोल को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन में। और थोड़ा सा दिक्कत देना होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट देगा। यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, यहीं तक मैक्सिमम एग्ज़ाम में कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, मेन हो, एडवांस हो, मेडिकल हो, कुछ भी दीजिए, ग्राम तक मैक्सिमम पूछ सकता है, इधर नहीं बढ़ता है। अगर इधर बढ़ना होगा तो थोड़ा सा और दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को पहले ग्राम में, ग्राम को चेंज करना पड़ेगा मोल में, मोल को चेंज करना पड़ेगा कंसंट्रेशन में, तब केसी का एक्सप्रेशन जैसे लिखते हैं वैसे रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था। हाँ, अब सवाल ये है कि सर वॉल्यूम कहाँ से आएगा, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि मोल ग्राम देगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है। तो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में देगा, पूछने वाला आपके जैसा बकलोल नहीं ना है, आपके जैसा बकलोल है क्वेश्चन जो पूछेगा। आपको वॉल्यूम दिया रहेगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम में बी गिवन, वॉल्यूम आपको दे सकता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, दे सकता है। इसका मतलब कि अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि केसी के लिए हमको कंसंट्रेशन ही चाहिए ना, देवे किया तो वॉल्यूम क्यों देगा भाई? आया समझ में? चलो इसको प्रिंट करो जल्दी से, एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। हो गया? ध्यान दो अब।
अब मान लो एक छोटा सा रिएक्शन तो आपको पता हो गया होगा कि कौन सा रिएक्शन हम देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देगा। तो मान लेते हैं किसी एग्ज़ाम में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है तो सभी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन दिया है। तो जब कंसंट्रेशन आप दे ही दिए हैं तो हमको कोई दिक्कत है? अब Kc इक्वल टू तो हम जान ही रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में होता है, ऐसे ऊपर में रख दीजिए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे होता है तो नीचे में रख दीजिए। और आप दिए हैं C और D का तो हम रख देंगे। क्या दिक्कत है बताओ? कुछ दिक्कत है? 6 आएगा इसका Kc का वैल्यू, सही है। ये किसी एग्ज़ाम में आएगा नहीं, मतलब आ भी सकता, कसम नहीं खा रहे हैं। तो ये इजी है, इसलिए चांस कम रहता है कि किसी एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है ना। केस नंबर 2 को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले प्रिंट कर लो। हो गया? चलो माइंड यही रखिएगा, नहीं तो स्लिप करेगा। ये जीके जी इसका क्लास नहीं है, जीके जी हिस्ट्री पढ़, ज्योग्राफी क्लास नहीं ना है कि कथा कहानी का है, कथा कहानी का है। हाँ तो ठीक से देखो। चलो नंबर आते हैं 2 में। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको तो पता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो भाई आपको देगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर गिवन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको देगा। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 इनिशियल अमाउंट आर गिवन। इनिशियल अमाउंट आपको देगा। अब इनिशियल अमाउंट का मतलब देखो, इनिशियल अमाउंट का मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट देगा। नहीं समझा? कोई रिएक्शन आप कराते हैं तो रिएक्शन कराने के लिए प्रोडक्ट हम ले लेते हैं क्या? रिएक्टेंट लेते हैं ना। तो ये कह रहा है कि हम रिएक्टेंट का अमाउंट आपको देंगे, जबकि आपको पता है कि Kc निकालने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का देगा नहीं, वो देगा रिएक्टेंट का। अब आपको बताएंगे कि जब रिएक्टेंट का देगा तो हम प्रोडक्ट का निकालेंगे कैसे, क्योंकि भाई जब तक प्रोडक्ट का निकलेगा नहीं तो हम Kc तो निकाल नहीं पाएंगे। आ रहा यहाँ तक है? नहीं क्या रे? तो इनिशियल अमाउंट आर गिवन। अब अमाउंट का मतलब डायरेक्ट कंसंट्रेशन भी दे सकता है रिएक्टेंट का, लेकिन देगा। अगर थोड़ा सा हार्ड करना होगा तो आपको रिएक्टेंट का मोल देगा, और हार्ड करना होगा तो रिएक्टेंट का ग्राम देगा, और हार्ड करना होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट देगा। यहाँ तक तो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन में टेंशन मत लीजिए, वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम में भी गिवन, वॉल्यूम आपको दिया रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अच्छा नहीं आया तो इसको स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बोर्ड छोटा हो गया है ना। अब छोटा हो गया है तो मिटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ तो समझ गए। केस नंबर 2 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर गिवन। इनिशियल अमाउंट देगा। इनिशियल अमाउंट का मतलब रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन भी दे सकता है,
मोल भी दे सकता है, ग्राम भी, या ग्राम इक्विवेलेंट भी। हम आपको एक जो एग्जाम्पल देंगे वो हम मोल को ले करके समझाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम में भी गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, कब देगा, जब ये देगा तो क्वेश्चन में वॉल्यूम देगा। अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो वॉल्यूम नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई जब हम कंसंट्रेशन दे ही दिए हैं तभी वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं अब कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। माइंड आप लोग यहीं रखेंगे, यहीं रखे हैं कि मार्केट में, अच्छा घूमने चले गए क्या, घूमिए, मेरा क्या लीजिएगा, अपना लीजिएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे। एग्जाम्पल तो आपको पता हो गया होगा, वही जाना पहचाना एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं क्या कि आप बार बार इसी एग्जाम्पल को क्यों ले रहे हैं, आप याद करके आए हैं लग रहा है, क्योंकि आप बार बार इसी एग्जाम्पल को दे रहे हैं। a+b c+d कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। थोड़ी देर में आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो अगले क्लास में आ जाएगा कि हम इसी रिएक्शन को हमेशा क्यों लिख रहे हैं, दूसरा रिएक्शन को हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो आज नहीं आएगा तो अगले क्लास में आ जाएगा कि क्यों हम इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि हम इनिशियल अमाउंट देंगे। इनिशियल का मतलब रिएक्टेंट हम देंगे, प्रोडक्ट नहीं देंगे, और आपसे पूछेगा क्या, केसी। तो देखिए, स्टार्टिंग मोल, स्टार्टिंग मोल ये 1 है, ये 2 है। अब रिएक्टेंट दे दिया तो आप जानते होंगे कि भाई रिएक्टेंट अभी लिए हैं तो लेते लेते प्रोडक्ट तो बन जाएगा, मतलब रिएक्टेंट को लिया प्रोडक्ट बन गया नहीं ना। तो अभी रिएक्टेंट हम लिए हैं ये 1 मोल और ये लिए हैं 2 मोल। तो अभी लिए हैं तो मेरा रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अब रिएक्शन कुछ समय के बाद स्टार्ट होगा, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है या प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, बनेगा ना प्रोडक्ट तो इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं कि ए रिएक्टेंट जो है 1 में से x खत्म हो गया। माइनस का मतलब होता है खत्म होना और प्लस का मतलब होता है बन जाना, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये रिएक्टेंट 1 था, इसमें से x खत्म हो गया, तो जितना ये खत्म होगा तो बगल वाले को भी उतना ही खत्म करेगा। ये भी बनेंगे +x, ये बनेंगे +x, बनेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। अब इतना सारा चीज़ करने के बाद रिएक्शन मेरा आ गया है किस पर, इक्विलिब्रियम पर। क्योंकि देखो, जो भी रिएक्शन है तो प्रोडक्ट नहीं ना था, पहले प्रोडक्ट नहीं था, तो पहले रिएक्शन ये इधर से इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। लेकिन कभी एक समय ऐसा आएगा, पहले ये 0 था तो रिएक्शन इधर जा रहा था, ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था, ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था। कभी एक समय ऐसा आएगा कि इनका कंसंट्रेशन और इनका कंसंट्रेशन दोनों चेंज होना बंद हो जाएगा। समझ लो मेरी बात ना। तो हम मान लेते हैं कि x खत्म हो गया, ये +x बना, ये +x बना। इतना खत्म होने के बाद ये रिएक्शन किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, इस तरह से। तो जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो इक्विलिब्रियम पर कितना ये मोल होगा, तो x खत्म हो गया है तो ये 1 - x होगा। देखिएगा, ये 2 - x होगा, ये तो x होगा, 0 + x है, 0 + x x होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। एक थोड़ा सा और ध्यान दो कि अगर यहाँ 2 रहता ना यहाँ, तो यहाँ पर हम +2x लिखते, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ हम जो लिख रहे हैं उसको लिखते -2x, लेकिन 2 था नहीं। इतना समझते होंगे आप लोग, नहीं समझते होंगे तो चलो बता दिए ना, अब तो ध्यान में आ गया होगा। मेरा यहाँ 2 था नहीं, इसीलिए x लिख रहे थे, ठीक है। अब कहेगा Kc = तो Kc = होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन।
तो C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन और बोलो B का कंसंट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? C का कंसंट्रेशन महाशय लोग दिया था इक्विलिब्रियम। हाँ, कह रहा है कि सर लेकिन Kc के लिए आप भूल गए, Kc के लिए कंसंट्रेशन चाहिए ना, ये तो मोले को आप लिख रहे हैं। अच्छा, ये भी बात है। तो देखिए महाशय लोग, चलिए आप लोग जब पूछ दिए तो बताना तो पड़ेगा ना। वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझे? क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप तो ऐसे भी टेंशन लेते नहीं हैं, दे देंगे भले ही दूसरे को, लेकिन आप लेंगे नहीं। सही है यहाँ तक? चलो देखो यहाँ से Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे? C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, बाई होगा A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। सही है? अब यहाँ से देखिए Kc इक्वल टू C का कंसंट्रेशन, x बाई भी, D का, A का बोलिए 1 माइनस एक्स बाई भी, 2 माइनस एक्स बाई भी खत्म हो जाएगा। Kc इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। समझ में आया? ठीक है यहाँ तक? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, दिक्कत जानते हैं आपको कहाँ पर होगा? नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। दिक्कत होगा x में, x में दिक्कत होगा, क्योंकि x आपको कैसे निकलेगा ये कुछ आपको पता नहीं है। क्योंकि देखिए ये तो हम यहाँ तक बढ़ ही जाएंगे, ये ख़त्म होगा x बनेगा, समझ रहे हो ना? इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन आ गया, 1 माइनस एक्स मोल ये बचेगा इक्विलिब्रियम पर, 2 माइनस एक्स बचेगा इक्विलिब्रियम पर, 0 प्लस एक्स तो एक्स से बोलेंगे, 0 प्लस एक्स बोलेंगे। इक्विलिब्रियम पर ये मोल है। हमको Kc के लिए इक्विलिब्रियम पर मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चाहिए। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के लिए अगर हम x का वैल्यू निकालने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो मोल में हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कंसंट्रेशन आ गया। और जब सभी कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ गया तो Kc तो हम आराम से निकालेंगे। कहाँ से? Kc इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है C और D का, रख देंगे, और A और B का दिया है तो रख देंगे। A का ये है, B का ये है, ठीक है? B खत्म हो जाएगा तो ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे में आएगा 1 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स। दिक्कत है जानते हैं ना? फिर आपको बता दे रहे हैं, दिक्कत आपको है x का वैल्यू निकालने के लिए, यही जल्दी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? तो आपको हम बता दें कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको तरीका दिया रहेगा। अब वो तरीका क्या है सुन लो। x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इक्विलिब्रियम पर सभी ये जो 4 कंपोनेंट है ना A B C D, तो इक्विलिब्रियम पर किसी भी एक कंपोनेंट का आपको अमाउंट देगा। आप नहीं समझे? ये जैसे मान लो इक्विलिब्रियम पर ये है ना, इक्विलिब्रियम पर ये, तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि इक्विलिब्रियम पर C 0.5 मोल है। ये हम नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन बोलेगा। इक्विलिब्रियम पर C 0.5, अरे ये अपने से बोल रहे हैं, ये मतलब 0.5 ही बोलेगा हमेशा, नहीं आ रहेगा जी? आ रहा है 0.5 मोल। तो आप समझ लीजिएगा कि जब ये दिया है कि इक्विलिब्रियम पर C
0.5 मोल है, इसका मतलब कि वह x का वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ x के जगह पर 0.5, जब ये 0.5 तो हाई हो तो x है ना, हाई हो 0.5 है होगा। अब 2 माइनस 0.5 यहाँ रख दीजिएगा तो ये 1.5 आ जाएगा। 1 माइनस x के जगह पर 0.5 रखिएगा तो ये 0.5 आ जाएगा। और आपको बोले हैं कि वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जो भी दे, लेकिन क्वेश्चन वॉल्यूम देगा। क्या कोई दिक्कत है? वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा आराम से। तो अब क्या कुछ दिक्कत है? x देगा तो हम रख नहीं देंगे। x निकालने के लिए हम आते हैं कि x आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो किस तरीके से आपको झटका दे सकता है। इसको पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता होगा। थोड़ा थोड़ा पूरा आ रहा है? अच्छा, थोड़े थोड़े आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x कैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x देखो पहला नंबर amount of one of the component is given at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर किसी एक कंपोनेंट का अमाउंट देगा। तो किसी एक का दीजिएगा तो हम सबका निकाल देंगे। फिर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट is given at equilibrium। इक्विलिब्रियम पर अगर अमाउंट नहीं देगा तो उस कंपोनेंट का क्या देगा? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको मोल फ्रैक्शन में दिक्कत है तो मोल कंसेप्ट में आपको हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ जाकर ठीक से पढ़ लीजिएगा, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपसे न्यूमेरिकल हिलेगा नहीं। समझ रहे मेरी बात ना? हाँ। नंबर थर्ड में आपको हम बताएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना थर्ड नंबर से, तो ये क्वेश्चन हाई हो जाएगा, हाई लेवल का, मतलब कि एडवांस लेवल का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हम अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिख ली, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो देखिए यही क्वेश्चन है। केसी कह रहा है, इसमें क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लीजिए। ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि 6 मोल ऑफ A एंड 4 मोल ऑफ B आर टेकन इन अ 5 लीटर कंटेनर। कह रहा है कि 5 लीटर के कंटेनर में A और B हम लिए हुए हैं, 6 मोल A और 4 मोल B। प्रोडक्ट नहीं दिया, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि यह इनिशियल आपको अमाउंट दिया है, इनिशियल दिया है, रिएक्टेंट का दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया है। तो इनिशियल का दिया है तो केस नंबर सेकेंड है। समझ रहे हैं ना? अब कैसे हम बढ़े थे उसको देख लीजिएगा। अब फिर देखो आगे क्या कर रहा है। एट इक्विलिब्रियम, जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, तब देखो कह रहा है क्या कि द रिएक्शन मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन 4 मोल ऑफ
C, तब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है C 4 मोल है। कब? इक्विलिब्रियम पर। देख लो हम बोल दिए पहले किसी एक कंपोनेंट का अमाउंट देगा, तो यहाँ दे दिया है कि C का अमाउंट 4 मोल इक्विलिब्रियम पर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का कह रहा है कि Kc बताइए। ठीक है, तो इसको हम मिटाएंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिएगा। C दिया है 4 मोल इक्विलिब्रियम पर, तब आपसे कह रहा है Kc निकालने के लिए 6 मोल ऑफ A और 4 मोल ऑफ B आर टेकन इन ए 5 लीटर कंटेनर। तो क्वेश्चन आप ठीक से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो बनाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, आप तो खटाक से बना देंगे। कुछ है, चलो इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 2A है प्लस B है और ये बना रहा है C प्लस D। अब आपसे स्टार्टिंग मोल दिया है, तो जैसे क्वेश्चन आपको बताए हैं केस नंबर 2 ना, वैसे ही आप सेम टू सेम आगे बढ़िएगा। दिया है 6 मोल ऑफ A एंड 4 मोल ऑफ B, ले लिए 6 मोल A 4 मोल B। रिएक्शन अभी लिए हैं तो स्टार्ट नहीं है, जब स्टार्टेड नहीं है तो प्रोडक्ट अभी 0, कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो आपको पहले ही बोले हैं कि ये कितना डिक्रीज करेगा। यहाँ देखो 2x 2 दिया है ना, तो आप कहिएगा कि A 2x खत्म होगा, B कितना खत्म होगा x, क्योंकि यहाँ 1 है तो x खत्म। अब बोलो कि C कितना बनेगा, तो 2x बनेगा, कैसे कि हमें 2 दिया है, यहाँ 1 है तो ये कितना बनेगा x बनेगा। प्लस सिंबल दे दीजिएगा, प्लस का मतलब बनेगा, माइनस का मतलब घटेगा। ठीक है, अब इतना खत्म होने के बाद यह रिएक्शन आ गया है इक्विलिब्रियम पर। अब इक्विलिब्रियम का मतलब कि अब प्रोडक्ट न बन गया है, तब पहले प्रोडक्ट नहीं था, तब पहले इधर से इधर रिएक्शन जाता था, लेकिन ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो कभी एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रोडक्ट भी अब रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने लगेगा, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब यह रिएक्शन आ गया है इक्विलिब्रियम पर, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम मोल। अब बोलो इक्विलिब्रियम मोल 2 माइनस 2x हो जाएगा, देखते जाइएगा। थोड़ा सा भी आप अगर माइंड को इधर करेंगे तो कहानी खत्म, x आ गया। अब क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा था कि इक्विलिब्रियम पर C 4 मोल है, तो इक्विलिब्रियम पर C 4 मोल है, इसका मतलब समझ रहे हैं 2x का वैल्यू वो 4 दे रहा है, तो बता दो x का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू 2 तो ये 2 हो गया, ये तो 4 दिया ही है, x का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखो, तो 4 माइनस 2 2। चलो x के जगह 2 रखो तो 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 कितना 2। तो ये आपका आ गया है इक्विलिब्रियम मोल। हमको मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया था 5 लीटर कंटेनर, तो 5 लीटर कंटेनर तो वॉल्यूम से डिवाइड करो, ये अभी नहीं आता है क्या जी, ऐसे। अब ये कंसंट्रेशन आ गया, जब कंसंट्रेशन आ गया तो Kc हम नहीं निकाल देंगे, निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे, निकाल देंगे। देखो चलो लिख देते हैं Kc इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो आप लिखेंगे C का कंसंट्रेशन पावर 2, कोफिशिएंट 2 है, ध्यान देते रहिएगा, D का कंसंट्रेशन बाई बोलिए रिएक्टेंट का
तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे ना, ए का कंसंट्रेशन का पावर 2 और फिर लिखेंगे बी का कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत है? तो सी का कंसंट्रेशन आपको दिया है 4/5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, डी का कंसंट्रेशन 2/5 रखिएगा, ए का कंसंट्रेशन 2/5 का स्क्वायर कर दीजिए, बी का दिया है 2/5 रख दीजिएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो तो। ले लिए? बोलो। चलो ले लिया तो। बोलता भी तो नहीं है कि समझ में आया कि नहीं आया, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, करते हैं, नहीं बोलते हैं तो ऐसे भी आप अच्छा बात थोड़े बोलेंगे। चलो कैसी इक्वल टू सी का कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ रखेंगे 4/5 का स्क्वायर, डी का कंसंट्रेशन 2/5। अब आइए ए का कंसंट्रेशन, तो ए का कंसंट्रेशन हो गया ये, बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा ये। बोलो कोई दिक्कत है? ये और ये ख़त्म, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म, ऊपर में 4 स्क्वायर मतलब 16 और नीचे में 2 स्क्वायर मतलब 4। कितना? 4। यही तो आपका आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसको ठीक से बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार, एक बार में तो ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे आप लोग तेज़ हैं और हम पढ़ाते भी ठीक से नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है समझ लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक लिए ओके, थैंक यू।